मेरे पूरे थीसिस में एक भी काम सेल नहीं हुए, जबकि एमसीए में आपका हम बोलते हैं कचरा भी बिक जाता है। मेरा जो ताल्लुक़ है वो गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव खरमंग पारी से। वालिद साहब परेशान थे मेरे लिए कि अब क्या करोगे, तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं ना आपके स्कूल को डेकोर करूँगा, उसको पेंट करूँगा। वालिद साहब कहते हैं कि पैसे नहीं है। मैंने कहा पेंट खरीद सकते हैं। कहते हैं हाँ इतना तो होगा। तो मैंने उसको पूरा उसकी इंटीरियर चेंज किया, उसके अंदर म्यूरल्स बनाए। उस टाइम पे वालिद साहब को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। हाथ कट रहे, बस मज़ा आ रहा है। अब नहीं कटते क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज समझता हूँ। आप किसी से मिल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप कभी नहीं कभी आपको शो देगा। तो मैं उनसे ये सवाल करता, मैंने 4 साल जो मेहनत की है वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। जितना कुछ मुझे शो मिले या जो भी, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ही हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ स्कर्दू में और वहाँ पर इस तरह का एक सेटअप बनाऊँ जिसमें वो तमाम बच्चे जो पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं उनको मैं गैदर करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुकालमा विद मोहित। आज हमारे सीनियर साजिद भाई हमारे साथ मुकालमा के स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपके टाइम का। साजिद भाई बेसिकली एनसीए के सीनियर हैं, फ़ाइन आर्टिस्ट हैं और मेनली इनका जो सारा काम है वो मैश आर्ट के ऊपर है। तो मैश आर्ट क्या होता है और इन्होंने ये क्यों चूज़ किया या किस तरह से बाकी फ़ाइन आर्टिस्ट से ये इनका काम मुनफरिद है, हम इसके ऊपर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। सच भाई थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और किस तरह से सारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। मेरा नाम साजिद है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव खरमंग पारी से है। अब इसकी बात करें कि किस तरह से शुरू हुआ, तो मैं ये ऐसा नहीं था कि बचपन से ड्राइंग लाइक मैंने आर्टिस्ट ही बनना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं कभी देखता हूँ कि मुझे ड्राइंग का शौक़ था बचपन से, लेकिन कभी ये ख़्याल नहीं आया कि फ़ाइन आर्ट्स में ही जाऊँगा। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में मैं जब पहुँचा तो कुछ ऐसे हुआ कि हम एक 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 मैंने ड्राइंग देखी, एक बंदे ने ड्राइंग की हुई थी, तो सब ने उसको बहुत सराहा कि ये बहुत अच्छी ड्राइंग थी और वाकई में बहुत अच्छी थी। तो अब मुझे ये पता था कि मेरी ड्राइंग अच्छी है। अब मैं उस टाइम तक तो ड्राइंग करता नहीं था, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको ड्राइंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं क्लास के टाइम पे ड्राइंग कर रहा था, मेरे दोस्त कह रहा है तू तो नहीं बना सकता, और अब मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ब्रेक के टाइम पे मैंने बना दिया और मैंने उनको दिखाया कि ये मैंने बनाया। तो मैंने लाइक फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो तूने बिल्कुल इसको कॉपी किया है, लाइक इसको लाइक तूने कार्बन लगाया है। अब मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं बना। उस टाइम पे मुझे क्लिक किया कि कोई मेरी बात को मान नहीं रहा था, और फिर मैंने कहा कि लाइक ये लोग मान नहीं रहे कि ये मैंने ही बनाया, तो इतना इसका वो मतलब अच्छा है बना हुआ है कि हाँ, इतना तो परफेक्ट है। यानी मेरी ड्राइंग इससे भी अच्छी है, लेकिन ये जो मास्टरपीस है उससे भी बेहतर है मेरी ड्राइंग। तो उस टाइम पे पता नहीं अचानक से क्लिक कर गया, और फिर वहाँ से शुरुआत हुई स्केचिंग का। फिर मुख्तलिफ लोगों के पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते मैं लाहौर आ गया, और यहाँ आके किसी और यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन ली, और फिर पता चला एमसीए का, और फिर एक बाकायदा एक यहाँ से वहाँ फिर वो छोड़ दिया। फिर वेट किया एमसीए का, फिर एमसीए के लिए मैंने अप्लाई किया और फिर एमसीए में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ये बताएं कि जिस आपका जहाँ से बैकग्राउंड वगैरह था वहाँ पर ये रुझान था ड्राइंग का, स्केचिंग का, या लाहौर किस तरह से आए आप उधर से, और वहाँ पे क्या काम थे, एक्टिविटी थी? यूजुअली होता है कि लोग पढ़ने के लिए आ रहे थे, इसी तरह से आपका था या क्या था? जो गिलगित बल्तिस्तान है वो वहाँ पे यूँ समझ लें कि लिटरेसी रेट 100% है, बहुत ही टैलेंटेड है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ उमूमन हम अपने काम खुद करते हैं। वहाँ पे आपने घर बनाना हो, आपने मिस्त्री बनना होता है। इवन मैं यहाँ पे जो बिजली के जितने काम हैं हम खुद कर लेते हैं, हमें पता अच्छा होता है हम अच्छा। सारी चीज़ें। तो ये बचपन से ही वालिदैन से सीखा, और फिर उसके बाद ये चीज़ें नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के अंदर आ जाती। तो
पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा। सबसे एक तो वहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्दर्न साइड और बिल्कुल बैकवर्ड एरिया, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है, यूँ समझ लें न होने के बराबर है। तो इसकी वजह से करियर काउंसलिंग की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि जहाँ यूनिवर्सिटी ही नहीं है, तो जिसकी वजह से नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये भी एक फील्ड होगा। फाइन आर्ट्स हाँ और इस तरह से। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि जितना जो स्कूल टाइम पे जब हमसे कोई पूछते थे कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो ज़्यादातर लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर। उसके अलावा था, और इनकी गलती भी नहीं थी, किसी ने भी नहीं बताया। और जब मैं यहाँ आया हूँ और जब मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा इतना ज़्यादा चीज़ें। और वाक़ईन ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम यहाँ आए और फिर यहाँ से आके हमने बच्चों को बताया कि यार ये एक फ़ील्ड है जिसमें तुम टेक्सटाइल में जा सकते हो, आर्किटेक्चर है, और सारी चीज़ें। हमने एक छोटी सी काउंसलिंग की वहाँ पर, और उसके बाद अभी इतने ज़्यादा लोग मुख्तलिफ़ फील्ड में गए, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं, 100% लिटरेसी रेट है, बस वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। बस वो पॉलिश होना, थोड़ा सा उन्हें पता लगना, उसकी थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो ये नेचर के साथ ही होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे काम में ये जो चीज़ है, इसकी भी सबसे बड़ी वजह वहाँ की ही है, क्योंकि वहाँ हम उमूमन हर चीज़ अपने हाथों से ही किया करते थे, खेती बाड़ी से लेकर सारी चीज़ें। तो वो चीज़ जो है ना, वो हुनर तो ऑलरेडी मेरे हाथों में था ही। वो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ कि मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, जो बाकी नहीं कर सकते। जो वो कह रहे होते तो मुश्किल है, हाँ, और ये वो कहते थे यार ये तो रोज़ का हाँ, काम है। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो जैसे असाइनमेंट मिलते हैं, अब यहाँ आने से पहले भी हम लोग मिरर्स बनाते थे 8 फीट के, 9 फीट के। तो जब आपको 2x2 की कैनवस आपको देते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार, अभी ये बहुत इससे कुछ बड़ा करना है। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने पूरा जो यूनिवर्सिटी टाइम है, मैं उमूमन अपने टीचर से ये कहता था, नहीं ये मज़ा नहीं आया, कुछ नया करना है। और ये बात वहाँ तक आ गई कि मैडम ने, क्योंकि हर दफ़ा मैं कुछ नया लेके आता था, कुछ ये अब मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नया। तो ये आखिरी, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं आप? मैं 4th ईयर की बात अच्छा, कर रहा हूँ, अच्छा, लाइक आखिरी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने अपने आइडिया को और भी ज़्यादा इवॉल्व करना है, और मुझे में था कि नहीं, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा। थीसिस प्रोजेक्ट जो हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं मैडम से कह रहा, कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखने के बाद कहे क्या बात है, मतलब उसमें आपको अच्छा खासा लगे, मेहनत फील हो, और आपको लगे कि कुछ बहुत बड़ा कुछ किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, हाँ, कोई चैलेंज करे बंदा अपने आप बिल्कुल। को। तो आखिरकार मैडम ने कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम पास भी नहीं होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो वाकई उनकी बात सही थी कि एक जगह पर मैं स्टिक नहीं हो पा रहा था, मुझे नहीं समझ, एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर पेंटिंग में ही मैंने थीसिस किया, और मैंने पेंटिंग्स ही बनाए। फिर पेंटिंग के बाद, अब चूंकि वहाँ पर टीचर थे और एक रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पर, तो जब वहाँ से निकला और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार आप अपना ज़रा करते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। तो बस ये एक जर्नी रही है। सच में थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि आप बताएं कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि पहले आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, फिर आपको एनसीए का पता लगा, फिर आपने वो छोड़ी, तो ये किस तरह आपने शिफ्ट किया? क्योंकि कई लोग होते हैं वो चाहते होते हैं आर्ट करना, या उनके अंदर एक आर्टिस्ट लाजमी छुपा होता है, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उन्हें उनका बैकग्राउंड नहीं होता, या उन्हें उसमें कोई ऐसा इतना फ्यूचर स्कोप नज़र नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि ये करके यार क्या खाएंगे, तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, साथ हर शौक में हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा पेंटिंग भी कर लेंगे, कैलीग्राफी भी कर लेंगे। तो आपने जो स्विच किया वो कौन सी फील्ड से किया, कौन से इंस्टीट्यूट से किया, और फिर एनसीए फाइन आर्टिस्ट बनना, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह तो ऐसा नहीं था, तो ये किस तरह से आपने फैसला किया? मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, कभी भी मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया नहीं था कि जिससे घर वालों को प्राउड फील हो, स्पेशली वालिद साहब को। तो ये एक वाहिद पेंटिंग ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं पेंट करता था। मेरे वालिद साहब जो है वो हेड मास्टर हैं, तो मैंने एक दफ़ा वालिद साहब परेशान थे मेरे लिए कि अब क्या करोगे, क्योंकि अच्छे नंबर नहीं थे एफएससी में। तो
तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं ना आपके स्कूल को डेकोर करूँगा, उसको पेंट करूँगा। वालिद साहब कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। मैंने कहा पेंट ख़रीद सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ इतना तो होगा। तो मैंने वो एक गवर्नमेंट स्कूल में, वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, तो मैंने उसको पूरा उसके इंटीरियर चेंज किया, उसके अंदर म्यूरल्स बनाए, जो पूरे दुनिया का नक्शा बनाया, और इस तरह से उसके अंदर एक एक चीज़ फीड किया कि वो जो जितने भी लाइक उनके सेंटर कौन कौन से हैं और बॉर्डर एरिया कितना है, वो सारी चीज़ें, मतलब वो एक पूरी दुनिया का मैप उसके अंदर हर चीज़ डालते। तो वो जब वो वाली चीज़ वो पूरा मैंने अंदर पूरा चेंज किया, तो उस टाइम पे वालिद साहब को जो है ना बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। अच्छा तो वो अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल के थे। तो फिर वहाँ पर जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा ये कौन है आर्टिस्ट, आपने इस जगह पर आपने इतने अच्छा आर्टिस्ट को कैसे आप ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा है। तो उस टाइम पे वालिद साहब को काफ़ी लोगों ने कहा कि आपका बेटे का काम बहुत अच्छा है ये वो। तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइक अपने वालिद साहब की ना आंखों में एक चमक देखी, और तो एप्रिसिएशन मिली। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यही करना है, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले हाँ, तारीफ नहीं सुनी हाँ, थी। तो फिर मैं आ गया यहाँ पर, और अब मुझे पता नहीं था एनसीए का। मैं यहाँ मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा बस फ़ाइन आर्ट्स में जाना है। उसने मेरा एडमिशन कराया इन हुनर कदा में। वो उसमें वो भी बैचलर के लिए नहीं, बल्कि उसने एक साल की डिग्री के लिए। अब मुझे वो भी नहीं पता था। और फिर जब मैं वहाँ बैठा और जब मैं वहाँ ड्राइंग करता था, तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि तुम एनसीए क्यों नहीं चले जाते, या ये लोग आपस में बात कर रहे होते थे कि यार एनसीए में हुआ नहीं, अब होगा तो मैं चला जाऊँगा। अब मैं बार बार ये एनसीए का जो लफ्ज़ है वो बार बार आ रहा था। मैं सोचूँ ये क्या। है क्या? तो मैं जो मेरे कुछ दोस्त बने, तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने एक एनसीए की थीसिस में मुझे ले गया, और फिर मैंने कहा यही तो है, यही तो करना है। मैंने तो इसी में जाना है। मैं वहीं छोड़ दिया, मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने ये देखा कि कब इनकी एडमिशन है, मैं वापस आ गया स्कर्दू, अच्छा। और फिर वहीं म्यूरल्स में करता रहा। फिर वापस आके मैंने फिर दोबारा एडमिशन लिया। तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक सीट होती है, तो उस तरह से फिर और उस कितनी सीट में पॉपुलेशन है गिलगित बल्तिस्तान? यार काफ़ी ज़्यादा है, मुझे फिगर में तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल फ़ाइन आर्ट्स के लिए एक सीट है। तो वो एक ऑनर की बात थी कि मैं ही वो बंदा था। बिल्कुल। तो लाइक उस टाइम पे जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो ये समझते हैं कि यार हमने तो कोई स्टूडियो ज्वाइन नहीं किया। ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने नहीं ज्वाइन, आप ख़ुद से कर सकते हैं। मैं जब ड्राइंग करने गया, तो ज़्यादातर लोग जैसे पेंसिल के साथ मेजरमेंट करते हैं, मैं सोचता था ये क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं ऐसा करता नहीं था, मैं ख़ुद ड्राइंग कर लेता था। और तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके जहन में ही ना वो एक मेजरमेंट बन जाती है। आपको ज़रूरत नहीं है आप लाइन खींचो, वो हो जाता है। आपका जहन, आपकी आंखें और आपके हाथ जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर मसला नहीं होगा। जो भी होगा वो आपके हाथ जो है ना उसको मेजर कर लेंगे, बस आपने आंखों से देखना होता है। तो ये इस तरह से फिर मैंने एडमिशन ले लिया और एनसीए में आ गया। साजिद भाई, आपकी बात सुन के एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कई दफ़ा आप जब हाथ से चीज़ गुजार रहे होते हैं, तो वही बात है कि प्रोपोर्शंस इतने पक्के हो जाते हैं कि वो पेंसिल से भी रीडिंग लेने की या इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ी, और देख देख के चीज़ें कर के चीज़ें इतना माशाल्लाह उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो बीइंग फाइन आर्टिस्ट, ज़ाहिर है आप पेंट के साथ काम कर रहे हैं और ये सारा, तो आपने अपना मीडियम कब शिफ्ट किया? और मैश आर्ट, पहले तो मैं कहूँगा कि आप मैश आर्ट के बारे में बताएं कि वो है क्या, फिर आप बताएं कि आपका उससे कब तारुफ हुआ और फिर कब आपने उसे स्विच किया। मैश आर्ट का सीन ऐसा था, जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ़ मीडियम के साथ तो मैं काम करता ही रहता था। जैसे अगर मैं ऑयल पेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो कभी कभी मैं पेंट को एज अ स्कल्प्टर के तौर पर इस्तेमाल करता था। जैसे पेंट के अंदर आप उसको इतना थिक करो कि उससे आप स्कल्प करो। तो उस टाइम पे जो है ना, मैं चलते फिरते ये सोचता था कि इससे क्या चीज़ बन सकती है। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो मैंने ना वहाँ पे कुछ टूथपिक्स देखे हैं जो कि एक बॉक्स में था, और मैंने वो ऊपर ईगल व्यू से देखा, तो
मुझे लगा कि यार ये सारे जो टूथपिक्स हैं वो मिलके बहुत मज़ेदार सा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार इसको सोचो ये बहुत बड़े मीडियम पे हो, कैसा लगेगा। तो दोस्तों ने कहा अच्छा लगेगा वो, लेकिन वो मैं सीरियस कह रहा था। मैं शालमी गया, वहाँ पर मुझे थैली भर के मुझे मिले, तो मैं बहुत सारे ले आया और फिर मैंने उनको अलग अलग कलर किया। और फिर उसके बाद ना मैंने सारे टूथपिक्स को बस लगाते हुए गए। अब उसका एंगल चेंज हुआ कुछ जगहों पर, तो वो जब हम उसको दूर से देखते थे ऐसा लगता था वो फर है, यानी उसने अच्छा। अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। यानी टूथपिक खुद एक सख्त मटेरियल, उसने बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी। तो इससे फिर मैंने एक मिनी कारपेट बनाया और अब मैं उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाह रहा था। फिर वो यहाँ मुझे कोई टूथपिक्स का जो है ना वो कोई इंडस्ट्री मिला नहीं, और इतने अमीर तो थे नहीं कि मैं एक एक डब्बा वो ख़रीदता। तो वो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको असाइनमेंट भी जमा करना था। फिर वो मैंने वहीं रोक दिया। तो वो जाली के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ना एक मास्टर की एक दोस्त थी, वो जालियों से चीज़ें बनाती थी। तो फिर मैंने देखा कि मैं उस एक दफ़ा उसके साथ बहुत मज़ेदार सा काम था। उसका काम जो है बेसिकली वो ज़्यादातर रेंट में लाइक वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो हिजरत में ही उन्होंने गुजारी है। तो कभी इस घर से दूसरे घर, तो उसका लाइक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये जो हिजरत में जो ज़िंदगी गुजरती है उससे आपकी प्राइवेसी मतलब ख़त्म हो जाती है। तो वो जालियों से ही अपनी सारी चीज़ें बनाती थी, यानी सी थ्रू सबको नज़र आ रहा है। तो वो इतना मज़ेदार था। मैंने वहाँ देखा कि उसकी बहुत सारी जालियाँ हैं। मैं उमूमन उसको कहता था और मुझे फ़ील आती थी कि इससे बहुत मज़ेदार सा हो सकता है, बट उसका जवाब मुझे ख़ुद भी नहीं था। तो मैंने देखा कि उसके पास ना बहुत सारी जालियाँ हैं जो कि एज़न पड़ी हुई, उसने काट के फेंका हुआ था, और उससे ना एक शेड क्रिएट हो रहा था, जिस तरह से हम चारकोल से लाइट चारकोल डार्क। मैंने कहा क्यों ना मैं इसके साथ कुछ करूं। तो मैंने जालियां ली और बस मैंने शुरू वाला जो था वो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे इस काम से। मैंने उसको बस काट काट के, जिस तरह से हम एक चारकोल के साथ एक पोर्ट्रेट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, सेम वही टेक्निक था। बस आप जालियां काट के आप बस लगाते जा रहे हैं, और उससे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट सा पोर्ट्रेट बना लिया अपना, जो कि बहुत खूबसूरत। उस टाइम पे अब इसको मैं गुड लक कहूँ या बेड लक कहूँ, मसलहत थी। मैं बीमार हो गया, और वो पहला वाला बहुत अच्छा बना। उसके बाद कोरोना के फ़ौरन बाद की बात थी। तो हमारे टीचर आरिम नईम साहब बहुत सख्त थे, तो मैंने पहला असाइनमेंट तो बना लिया। जो बाकी असाइनमेंट के मैं बीमार हो गया 15-20 दिन के लिए, बहुत सख्त डेंगू हो गया था मुझे। तो जब मैं वापस आया तो मैंने उनको सारा वो दिखाया कि लाइक मुझे ये डेंगू हो गया था, ये मेरे। उन्होंने कहा बेटा नहीं, मुझे काम चाहिए। तो मैंने रातों रात दोस्तों को मिला के मैंने बाकी 2 काम बनाए, जो कि बहुत बुरा बना था। तो सर ने कहा ये तो बहुत अच्छा बना है, ये इवॉल्व होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका, तो तुम खुद देख लो। तो अब टाइम नहीं था, फिर मुझे उस टाइम पे उसको स्विच करना पड़ा। बट मुझे पता था ये इससे कुछ हो सकता है, लेकिन अभी टाइम नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने साइड कर दिया और बस। तो फिर मैं पेंटिंग्स में आ गया। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद फिर मैंने वो तमाम चीज़ें फिर सोचा कि जो जो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया उन सबको मैंने एज अ लाइन में रखा। मैंने देखा कि अब कौन सी चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो वो जाली वाला वो था कि जो मुझे सस्ते में भी था पड़ रहा था, क्योंकि तो टूथपिक्स के लिए तो मुझे चाइना जाना पड़ता था। तो मैंने कहा ये कर लेते हैं, इसके साथ कुछ करते हैं। तो यूँ समझ लो कि उस टाइम पे एक पोर्ट्रेट जो है मुझे तकरीबन कोई 1.5 महीना लगा था। अब उसको काटने के लिए मैंने कम से कम 8 से 9 कैंचियाँ बदली, कभी उससे नहीं हुआ, कभी उससे नहीं हुआ। आप वो बनाई जा रहे हैं और आपके हाथ कट रहे हैं, और लाइक वो बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि मैं अपने कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो, क्योंकि तुम खुद पे अजियत है। तुम पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर लो तुम। अब वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैंने कहा यार मज़ा आ रहा है, ये हाथ कट रहे, बस मज़ा आ रहा है। तो अब मैं समझता हूँ अब नहीं करते, लाइक अब हाथ नहीं करते, क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज समझ गया हूँ। हम एज एन आर्टिस्ट हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ है ना उसकी एक लैंग्वेज होती है। आप जब उसकी लैंग्वेज समझ जाते हो ना, फिर वो आपको नहीं काटते।
आप मेरे जालियों को ऐसे हाथ लगाओ वो नहीं काटेगा, लेकिन आप जो है आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं पता और आप बस उसके साथ तेज़ी से कर रहे हैं, वो आपको काटेगा, आप नहीं काटते। तो वो शुरू वाला जो था वो बहुत ज़्यादा था। पहला काम करते हुए कितना टाइम लगा आपको? 1.5 महीना। अच्छा, 1.5 महीने में एक पोर्ट्रेट बना। अब तो 5-6 दिन में बना लेते हैं एक पोर्ट्रेट। और क्या स्केल क्या है? जो मेरे सबसे मिनिमम जो स्केल है वो 3x4 फीट है। अच्छा 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 अच्छा। और तो आपने खुद ही वो एक जगह पे देखा था या कहीं पे इंटरनेशनली भी इसका कोई इस तरह से चल रहा है मैश आर्ट के ऊपर? शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी ही तख्लीक है और मैं ही हूँ इसमें सब कुछ। मैंने डिस्कवर किया। तो मुझे क्योंकि मैंने जो मेरा शुरू वाला जो था वो बहुत ही रफ़ था और वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हुआ। मुझे याद है कि मेरे पास 6 आर्ट वर्क ऐसे थे जिसको मैंने ऐसे कचरे में फेंक दिया था। फिर कोई आखिर में 7वां जो आर्ट वर्क है वो मुझे ऐसा लगा हाँ ये डिस्प्ले हो सकता है। और ये 2 जो आर्ट वर्क है वो मैंने पहली दफ़ा उसको शो के लिए दिया था और जो कि बहुत अच्छा था। इसमें सबसे बड़ी बात अब मैं इस चीज़ को ये भी कहूँ, बेसिकली मुझे लगता था हमारे ना जैसे फ़ाइन आर्टिस्ट का एक तो ये सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि वो कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब वो काम नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट के पीछे बढ़ते हैं। मैं उमूमन सबसे कहता हूँ कि आप काम करो, उसके बाद आप अपने आर्टवर्क से कम्युनिकेट करो कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो ये वाली गलती मैंने कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम पे किया और मेरे पूरे थीसिस में एक भी काम सेल नहीं हुए, जबकि एमसीए में आपका हम बोलते हैं कचरा भी बिक जाता है, नहीं हुआ एक भी सेल। मुझे लगता है कि ये भी एक मसलहत थी। शायद अगर मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अगर शायद उस टाइम पे मेरे पेंटिंग्स बिक जाते तो वही कर रहे थे। मैं वही कर रहा होता। मेरा एक भी नहीं बिका। इवन 8 काम लगा हुआ था और 8 का 8 काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज भी एनसीए में पड़ा हुआ है। अच्छा। और मैं लेने भी नहीं है। बाकी जो मेरे पास अलग से जो काम थे वो मैं जो भी मेरे पास आते मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह से तो फिर ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। मतलब मैं ज़िंदगी भर आर्ट तो ज़ाहिर बात है नहीं करना, थोड़े बहुत आर्ट से ज़िंदगी तो नहीं होती। अब उस टाइम पे मुझे ये था कि जिस तरीके से एनसीए ने मुझे एक कहीं ना कहीं एक लिंक देना था वो हुआ नहीं, मतलब जो एक पहचान देनी थी, क्योंकि उस तरह से गैलरीज ने अप्रोच नहीं किया कहीं पर। तो मैं बड़ा सच कहूँ तो डिसअपॉइंट हुआ। शुरू में मुझे लगता था कि ठीक है मुझे काम आता है, मैं कहीं ना कहीं म्यूरल कर लूँगा। बाद में मुझे लगा नहीं, म्यूरल एज एन एक कब तक करेंगे, और आप कमर्शियल काम में आपकी बहुत जलालत होती है। तो फिर मेरे पास यही एक चॉइस था कि कुछ ऐसा मुनफरिद काम होना चाहिए जो मैं जल्दी कहीं ना कहीं लोगों के सामने वो मुनफरिद हो और मैं सबके सामने आ जाऊँ। तो ये जाली का काम फिर वहाँ से हमने शुरू किया। और सवाल क्या था? तो जब जाली का काम भी स्टार्ट हुआ या आपको अपनी एक मिलना शुरू हुई पहचान, तो इस दौरान भी क्या इतनी मोटिवेशन मिल रही थी या आप कंटिन्यूसली लगे हुए थे? और जब आपने ये काम भी कर लिया तो जाहिर है आप एनसीए से जुड़े हुए थे, आर्टिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो लोग तो कनेक्टेड थे ही थे आपके उनके साथ, तो उन्होंने इसको पहचाना या वो ये कहते थे कि यार ये तो क्राफ्ट है, ये आर्ट्स नहीं है? मुझे याद है कि जब ग्रेजुएशन के बाद मेरे जितने भी जो दोस्त हैं, सब लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा। तो थीसिस उस बिक टाइम गया और उन चीज़ों से। तो वो फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन उनको शोज़ मिले थे और कमीशन काम था बहुत सारे काम का उन्होंने कमीशन भी करवाया था। और मैं ये सोचता था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया था इस चीज़ के लिए कहीं न कहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब कुछ ऐसा करना है। तो मैं कोई महीना 2 महीना तक तो मैं घर पे ही था और बस मैं इसी जाली के साथ ही काम कर रहा था और अच्छा, इसी आपको को आफ्टर ग्रेजुएशन ही आ गया था कि अब मीडियम शिफ्ट करना है, तो आपने जाली सेलेक्ट कर ली हुई थी? हाँ, मुझे ये पता चल गया था कि ऑलरेडी पेंटिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में ज़रूरी है आपकी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि
आप कब तक आप काम बनाते रहेंगे, लाइक आप एक काम बनाने के लिए आपको बहुत पैसा दरकार है बिल्कुल। तो मैंने फिर ये सोचा कि इस तरह से तो फिर नहीं चलेगा। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया, और फिर मैंने वो काम बनाया, और पहली दफ़ा जो जो पहला काम जो मैंने दिया था वो सोल्ड हो गया। तो मुझे उससे ना एज रिलीफ हुई कि अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्शन सही जा एक्सेप्टेंस रहा। मिल हाँ, गई एक सोसाइटी तो में। मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब पैसा एक मोटिवेशन है, नो डाउट, क्योंकि आप हर कोई वेंगो तो नहीं बन सकते। तो फिर इस तरह से काम बस करता गया, और नो डाउट क्योंकि ना मेरे जो काम ऐसा है कि जो पहली दफ़ा कोई देखते हैं तो उनको लगता है ये एक स्केच है, और फिर जब पास में जब जाते हैं तो उनको लगता है ओह ये तो मैश का काम है। और सबसे जो मेन जो बात है, मैं हमेशा कोई मुश्किल काम जो चुनता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम मैं जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, वहाँ पर हम पहले बल्ती सीखते हैं, फिर 9-10 में आके हम उर्दू सीख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम इंग्लिश में आते हैं, और फिर आप समझ लें कि फिर इंग्लिश तो ना होने के बराबर, हम उर्दू में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास वोकैबुलरी और एक्सपोजर की कमी होती है, तो हम अपने काम को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम उमूमन भागते हैं अपने काम को एक्सप्लेन करने से। तो उस टाइम पे ये तो मैंने कॉलेज टाइम पे ही भांप लिया था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरा काम खुद ही बताएं। तो जाली का काम वो था कि जिसमें लोग आके ये फंस जाते कि तुमने किया कैसे, फिर जब तक वो मुझसे इसका कॉन्सेप्ट पूछेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कि हाँ, वहीं पे तो इंस्पायर हो हाँ, जाएगा। तो मैं बहुत सारे जो बच्चे मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं हम अपने काम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आपको ना ये इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आप बस काम करें, एक दिन आपका काम बताएंगे, आपको आपको बोलने की ही ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो और बाकी रही आपकी बात की कैसे पता चला, जब मैंने सोचा कि अपने काम को थोड़ा बहुत सोशल मीडिया तक पहुंचाते हैं, तो तब जाके जब मेरे 1-2 वीडियो थोड़ी सी वायरल चली गई, तब मुझे लोगों ने सेंड किया कि अच्छा ये तुम्हारे जैसा काम ये। तो मुझे फिर अभी तक 2 आर्टिस्ट मुझे मिला कि ये मैं एज अ तीसरा। एक आर्टिस्ट है, एक साउथ कोरियन, जो कि अब वो काम नहीं करता, लेकिन एक इटालियन आर्टिस्ट है जो मैश के साथ करता है। अब क्यों नहीं कर रहे वो काम? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसने काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस बंदे ने वो तमाम काम किया हुआ है जो मुझे लगता था, जो मुझे इस चीज़ का गुरूर था कि ये मैंने ख़ुद क्रिएट किया है और ये मेरे अपनी तख्लीक है, और उसने वो सारी चीज़ें पहले ही कर ली थी। और एक और है इटालियन आर्टिस्ट है, वो उसका जो काम है वो पोर्ट्रेट ही बनाता है, लेकिन हमने तो अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, लेकिन वो बस उसका सिर्फ एक ही बस मैश के साथ वो बस काम बनाते जाते हैं। लेकिन हमारा तो अब बहुत सारे हमने इसमें डिफरेंट किस्म के मैश हमने लाए हैं इसमें। साजिद भाई, एक दो सवाल इस पर बनते हैं कि एक तो ये कि हर मीडियम की अपनी एक ज़ुबान होती है, वो अपने तरीके से चलता है। तो आपका काम जब देखा मैंने तो वो कहते हैं कि अब ज़्यादा एक डिस्टेंस चाहिए होता है, आप जब मैच से आपने जो काम किया, या शायद उसका स्केल इतना है तो आपको थोड़ा दूर से देखना पड़ता है, या क्योंकि हमारे एक लाइन की थिकनेस कुछ और है, जाली की थिकनेस कुछ और है, तो हमें उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस चाहिए होता है कि वो देख रहे हैं। फिर मीनवाइल जो आपका कैनवस है, बाकियों का तो एक पेपर है वो बहुत पतला है, लेकिन जो जाली का जो बन रहा है उसकी अपनी एक थिकनेस है, उसको भी आपने अपने पास एक होल्ड करना होता है। तो एक ये चीज़, और दूसरा कि उस काम से जब एक ही सेम तरह की चीज़ बनती जाए तो कहते हैं ये क्राफ्ट बन जाता है। जिस तरह ज़ाहिर है जाली तो हर जगह यूज़ होती है, लेकिन उसे आर्ट बनाना वो अपने आप में एक मुनफरिद काम है। तो पोर्ट्रेट बनाना कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये तो आप अगर जाते हैं तो बहुत जगह पे आर्टिस्ट इस तरह के मौजूद हैं जो कि आपका पोर्ट्रेट बना देते हैं, जो ख़ासतौर पर मूवीज़ वगैरह पे देख रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो ट्रेंड का, पाकिस्तान में सीनरीज़ का ट्रेंड ज़्यादा, लेकिन लोग बैठे होते हैं रोड साइड पे और वो आपका पोर्ट्रेट बना देते हैं या स्केच बना देते हैं फॉर सम डॉलर्स। तो
ये दोनों चीज़ें कि आपने अपने मीडियम का जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि कितना आपको डिस्टेंस चाहिए होता है या कहाँ पे आपको बाउंड करता है वो, ये थोड़ा सा बताइएगा अपने मीडियम के बारे में। और स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट्स में आपने जो कहा कि मैं सिर्फ पोर्ट्रेट्स पे काम नहीं करता उस पर, तो उसकी क्या वजह है जो आर्ट को और क्राफ्ट को डिफरेंट करती है? वो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? अच्छा, इसमें एक तो जो टेक्निकल जो मसला है काम के हवाले से, वो हाँ, ये वाली चीज़ है कि जो वो काम है वो पास से कुछ और बताती है और फिर दूर से कुछ और चीज़ें। अब ये इस चीज़ को लाइक समझने के लिए लाइक ज़ाहिरी बात है, एक लैंग्वेज है, आप इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं आप समझ गए। वरना शुरू में तो ये होता था कि आप थोड़ा सा कट लगाया, आप पीछे आके देख लिया, अच्छा ये सही हो रहा है, फिर वापस आके, तो ये चीज़ें बार बार दूर जाना, पास आना, और ये चीज़ पेंटिंग में भी कहीं ना कहीं है। और अगर मैं मेश को देखूं तो जब मैं मेश का काम कर रहा हूँ तो उसको मैं एज अ मेश नहीं देखता, बल्कि मैं ये देखता हूँ मेरे हाथ में एक चारकोल है और मैं उसी को उसी तरीके से ही ट्रीट कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक यूँ समझ लो कि एक शेड्स हैं बहुत सारी चीज़ों का, और बहुत सारे मैश है जो उस चीज़ को जो है ना, आप यूँ समझ लें कि अगर आपके सामने एक मैश है तो आप इजीली आर पार देख सकते हैं। उसके सामने आप बहुत सारे मैश लेके आएंगे, वो डार्क हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं उसमें से लाइट को निकालता हूँ, ठीक है। उस तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रेट, सेम चीज़ जिस तरह आप बिल्कुल उल्टा करते हो चारकोल में, आप बस डार्क एड करते हो, यहाँ मैं लाइट को निकालता हूँ। तो इस तरह से काम होता है। लेकिन हाँ, शुरू में थोड़ा सा था ये वाली चीज़ें, लेकिन अब काफ़ी हद तक इस चीज़ को मैं समझ गया हूँ। और दूसरी बात ये क्राफ्ट और आर्ट को किस तरह से चेंज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी तो कोई बाउंड्री है नहीं। लाइक किसी ने इस चीज़ को किसने इसको लाइन लगाया है कि अच्छा ये क्राफ्ट में आता है और ये आर्ट में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप तो मेरे दिल में या आप मेरे जहन में तो नहीं घुसे, तो ये वाली चीज़ मुझे कहना मैं समझता हूँ कि अच्छा, इसी चीज़ में ना बहुत सारे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि वो जब कोई पोर्ट्रेट भी बना रहे होते हैं तो वो ये समझते हैं यार इसके पीछे क्या मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ भी बना रहे हैं, आपके जहन में कुछ ना कुछ होता है। हमने एक जब हम लोग ये एक एकेडमी हमने एक स्टार्ट किया था बहुत पहले ग्रेजुएशन के बाद, तो बहुत सारे बच्चों का यही थे कि इसके पीछे क्या कहानी होनी चाहिए। तो हम उनको ये बताते थे। एक दफ़ा हमने कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जिसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन वो होना चाहिए, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट, तुमने बस ऐसे बना लिया। और वो सोच में पड़ गए कि क्या बनाए। मतलब अब मिसाल के तौर पर मैं अपने आप पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो सवाल तो बनता है कि मैंने अपना क्यों बनाया, किसी और का क्यों नहीं बनाया, कुछ तो सोचा होगा। तो बेसिकली ये है कि मैं जहाँ तक, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बनाते हो ना, आपके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है। लेकिन ये अलग बात होता है कि कुछ लोग उस चीज़ को बयां कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि और दूसरी बात आर्ट और क्राफ्ट की बात ये है कि बस बात यहाँ ये आती है कि आपने उस चीज़ को करने से पहले कितना सोचा होगा, यानी आपके जहन में कितनी थॉट प्रोसेस आए होंगे कि अच्छा ये बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और चलो ये बना लेते हैं। और आप उस काम को करते हुए क्या क्या सोचा होगा, क्या आपके मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये आता है कि कोई बंदा इस काम को करता है, उसके जहन में सिर्फ पैसा पैसा आए, तो मैं समझता हूँ हाँ ये क्राफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि यार मैं ये बना रहा हूँ और उस चीज़ को फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं, आर्ट है। और इसकी कोई एक बाउंड्री नहीं बाउंड्री लाइन नहीं है। तो मैं समझता हूँ सब कुछ आर्ट है, सारी चीज़ें। मैम मली हमारी मैडम कहते थे सब कुछ है, सब कुछ आर्ट है। एक और बात है कि अगर आप एक नीश भी अपनी सेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आप पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं,
तो आर्टिस्ट का जो तर्ज अमल होता है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे आर्टिस्ट से डिफरेंट कर देता है अपने काम को। कई आर्टिस्ट का काम देख के लोग पहचान लेते हैं, हालांकि ज़ाहिर है उन्होंने 50 लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए होते हैं, लेकिन लोग उनका पोर्ट्रेट देख के समझ आते हैं कि यार ये उस बंदे का काम है। तो हर एक आर्टिस्ट की, हर एक शख्स की अपनी एक इनफरादियत होती है, जो अगर वो वाकई अपने आप को पहचान के काम कर रहा होता है तो वो एक आर्ट ही प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे वो एक ही तरीके का हो। तो सच भाई, और मैं कहूँगा कि कुछ इंटरनेशनली, जिस तरह आपने कहा कि कुछ मुझे आर्टिस्ट का पता लगा, तो एक नई, एक मेरे ख्याल में मैश आर्ट के तौर पे एक नई फील्ड या एक नया कॉर्नर फाइन आर्ट्स में पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे हुआ। तो किस तरह का रिस्पांस है इन द फाइन आर्ट्स कम्युनिटी या शोज़ वगैरह में? और ये काम भी करने में ज़ाहिर है टाइम लगता होगा, या आप तो अब इसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो बीइंग अ फाइन आर्टिस्ट और उसको मैश आर्ट में करना, तो ये किस तरह से डिफरेंट है? और फाइन आर्टिस्ट कम्युनिटी के अंदर या शोज़ के अंदर ये किस तरह अपनी एक हैसियत रख रहा है? मैं वैसे उमूमन लोगों से उतना मिलता नहीं हूँ, और जैसे ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे ये पता था कि मैं कभी किसी गैलरी में जाके ये नहीं बता सकता कि या मुझे शो दे दें, किस तरह से बताना है वो भी नहीं पता था। और मुझे लोग, जब मैं लोगों से पूछता था कि क्या करना चाहिए, तो वो कहते थे तुम लोगों से मिलो और मिलते रहोगे तो कभी ना कभी वो तुम्हें, तो मैं समझता ये बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी से मिल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि अब वो कभी ना कभी आपको शो देगा कि काम तो मिलेगा। हाँ, तो इससे तो मैं उनसे ये सवाल करता, मैंने 4 साल जो मेहनत की है वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अनएथिकल लगता है। तो मैं ये समझता हूँ, सब के लिए मैं ये बताता हूँ कि आप जो सिर्फ इस मेश की वजह से नहीं, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, जो तमाम जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप उसको सोशल मीडिया पे ज़रूर लगाएं और उसको सही तरीके से दिखाएं, जिस तरह से बाकी लोग करते हैं, कि जिस उस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाएं, प्रेजेंट कर रहे हैं हाँ, अच्छे से। क्योंकि जितना कुछ मुझे लाइक शो मिले हैं या जो भी जितने भी कनेक्शन हुए, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ही हैं, वहाँ से ही आते हैं, वहाँ से ही ऑर्डर आते हैं, सारी चीज़ें वहीं से ही करते हैं। तो बाकी मेश के साथ वाक़ई हुआ है। मुझे एक वाक़या याद आता है कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने हिम्मत की, मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी मिलता है, जाना पड़ेगा। अब हम पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी लोगों के साथ हम गए, तो उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है, हमें मिलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो मुझे ना इस हौसला आ गया, मैंने कहा चले चलते हैं। तो उस टाइम पे मैं बनाता था, थीसिस में मैंने बनाए थे जूते वगैरह। तो जूतों से लाइक मैं इंसान को डिपिक्ट कर रहा था, और ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो मैं चला गया एक गैलरी ऑनर के पास, और फिर हमने कहा कि हम अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो उन्होंने कहा काम दिखाएं। तो जो मेरे साथ एक लड़का है, वो बहुत अच्छा उसका काम था, वो लैंडस्केप वगैरह भी बनाता है, बहुत बहुत मज़ेदार काम है। उसने कहा ठीक है हम आपके लिए करते हैं। और दूसरे से भी कहा हाँ तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लो। मैंने जब उनको ये दिखाया तो उसने कहा जूते बनाए आपने। तो उस टाइम पे मुझे ना एक रियलिटी चेक मिल गया कि क्या मतलब जूते बनाए, कॉन्सेप्ट तो पूछो। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ तब नहीं उसने हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा उन्होंने, जूते कोई लेगा नहीं, जूता ऑफिस पे थोड़ी ना लगाएंगे। तो उस दिन मैंने जो सीखा था मैं भूल गया। मैंने कहा क्या मतलब ये मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत मेहनत की है, और वाकई मैंने इसके पीछे हमारे फोकलोर स्टोरीज और उन तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया। पहली दफ़ा इतना पढ़ा था, नहीं पूछा उन्होंने गैलरी। कुछ तो भी उस वो दिन मुझे पता चला कि नहीं भाई यहाँ ज्ञान नहीं बनते हैं। कमर्शियल हाँ, एस्पेक्ट है उसका। तो ये भी एक बहुत सारी इस तरह की रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसा करना था जो आए कि लाइक लोग देखें और कहें यार कैसे हो गया। इवन हम खुद भी कहें यार, बनाने के वजह से मैं उमूमन खुद करता हूँ, जैसे काम करने के मैं कहता हूँ क्या बात है यार, फिर जाते वक्त फिर देख लेता हूँ। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए।
तो इस तरह से आ, ये चीज़ कहीं ना कहीं स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता कि जो आप जब बाहर जाके काम करते हो तो आपका काम भी सबसे, इसी वजह से मैंने बताया था कि काम सबसे पहले आप अपने काम को देखें, काम को बनाएं, फिर काम के साथ बात करें, काम से पूछो कि तुम क्यों बने हो, ठीक है। तो फिर कॉन्सेप्ट उसके पीछे यूं आ ही जाएगा, वो मसला ही नहीं है। कि आप जितना काम के साथ कई लोगों का खैर ये भी एक तरीका होता है ना काम का, कि वो करते वक्त उनको समझ आती है कि नहीं इसको इस तरह से किया जाए, इसको इस तरह से किया जाए, तो वो एक कंपोजिशन करना या उसके साथ एक कनेक्टिविटी वो कर ही पता लगती है एक इंसान को। साजिद भाई, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने पूरे पॉडकास्ट को, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं अपने ये मैश आर्ट की इंडस्ट्री को, या और लोग अगर ये काम करना चाहते हैं, या ख्वाह वो मैश आर्ट पे ना भी हो लेकिन वो कोई और उन्हें समझ आता है काम, उसको डिफ्रेंशिएट करना, तो जिस तरह आपने भी एक मिसाल दी जूतों वाली, मैं कहूँगा और कोई अपनी इस तरह आप मिसाल दें, कोई आपके एक्सपीरियंस में आई हो कि जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि उनका कोई भी एक आइडिया उसको स्पार्क कर सकते हैं, वो उस पर अगर वो काम करते रहेंगे, उसको बेहतर से बेहतर करते रहेंगे, तो जाहिर है लोगों को भी वो पसंद आएगा और उनको खुद भी वो काम करने में मज़ा आएगा, जिससे उन्हें अप्रिसिएशन भी मिले। इसमें मेन चीज़ मैं फिर यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने आप के ऊपर आप बिलीफ रखें, और फिर उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को तवज्जो दें। लेकिन आपका काम ये कभी भी ना सोचना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बस आप काम करें। जब आप काम करेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका काम आपके साथ कम्युनिकेट करने लगेंगे, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि आप अपने काम के साथ बात करें, वाकई ये बात सच है। एक टाइम आएगा कि काम खुद बताएगा कि अच्छा मुझे कुछ यहाँ से यूँ ले जाओ, लेकिन आपके जहन में आता है कि अच्छा, जैसे अब मैं पेंट भी करता हूँ तो हम सोचते हैं कि अच्छा यहाँ आप रुक जाना चाहिए। तो ये एक आर्टिस्ट डिसीजन होता है, यहाँ पर आप बात कर रहे होते हो, फिर बाद में ख़ुद से सवाल करते हैं कि ये मैंने क्यों रोका यहाँ तक, फिर आपको जवाब मिल जाता है। लाइक इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको एक तो काम करते हुए आप फुल्ली उसके साथ आप बिल्कुल मुंसलिक हो जाएं और बस उसी को ही फोकस करें। और फिर उसके बाद उस चीज़ में हमेशा जो है ना ये जहन में कभी ना रखना कि मिसाल पर कोई भी काम बनाएंगे तो ये सेम टू सेम ये बना के हमने रखना है। आपने बस बनाना है, आप बनाते हुए जाना है, और बीच में अगर कभी लगे कि अच्छा यहाँ पे हमें रोक देना चाहिए, यहाँ पर जब तुम रोकोगे, यहाँ पे एक आर्टिस्ट डिसीजन आएगा, यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा, और फिर इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और, फिर इसी तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती जाएंगी। और मैं सबसे ये कहूँगा कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ज़रूर जाएं, एक ही चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पहले पेंटिंग आती है, जो भी चीज़ आती है, आपको स्केच आता है या कुछ भी, जब आप कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको अनलर्न करना ज़रूरी है। जो आपको आता है वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। आप वो चीज़ करें जो आपको नहीं आता, तो वो लोग कंफर्ट जोन में होते हैं और वो वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो जो आता है उसको बस आप साइड कर दें और जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करें, और फिर उसके बाद आप थीसिस में ये पूरी एक लाइन लगाएं, फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, वो बस उठाएं और काम करें बस। साजिद भाई, फाइनल जो एंड पे हमारा एक तरीका है कि हम कहते हैं कि गेस्ट कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहे, तो इसी को हम लेकर चलेंगे, या फाइन आर्ट्स के हट के या कोई और इस तरह से आप बात करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो हम एंडिंग नोट आपके ऊपर है। यार मैं अपनी एक ख्वाहिश बताना चाहूँगा बहुत। मेरी ना बचपन से एक ख्वाहिश थी, जब मैंने बचपन नहीं कहेंगे फिर जब मैंने एनसीए के लिए मैं आया था फ़ाइन आर्ट्स में, तो मैंने ये सोचा था कि जब मेरा एडमिशन हो गया तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर यहाँ तक आ सकता हूँ तो बहुत बहुत से लोग आ सकते हैं। हमने अपने बहुत सारे लड़कों को इस वजह से, चूँकि वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग में नहीं गए तो वो ज़ाया हो गए। तो
मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से ना वो तमाम बच्चे आ, जो उस तरह से तालीम में नहीं सही कर सके, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ स्कर्दू में और वहाँ पर इस तरह का एक सेटअप बनाऊँ जिसमें तमाम बच्चे जो पढ़ाई में नहीं अच्छे उनको मैं गैदर करूं। हाँ। और मुझे लगता है कि खुदा ने हर किसी के अंदर ना कोई सलाहियत ज़रूर दी है। ऐसी तो अगर आप उसमें नहीं अच्छे हैं तो आपको आप इनमें ज़रूर आना चाहिए। और फ़ाइन आर्ट्स और तमाम जो आर्ट के फील्ड हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस आप काम करें। मैं बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपके टाइम का, हमारे व्यूअर्स का जो अब तक साथ जुड़े हुए हैं और इसको देख रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही ख़ास मोटिवेशन है, जो कि निकम्मे होते हैं बाकी हर काम में या ख़ास तौर पे स्कूल लाइफ के अंदर। तो उनको एक बड़ा जो समझ आती है कि हमारे अंदर शायद हम किसी काम के नहीं हैं जब हमें स्कूल से ग्रेड्स नहीं मिलते या हमें टीचर से डांटें मिलती हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह पे सही होते हैं। वो जिस तरह से चाह रहे होते हैं शायद हम उन्हें नहीं समझ पाते या वो हमें नहीं समझ पाते, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप को समझें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें और फिर जो आपका सेंटर का है, जो आपका काम है, उसको आगे लेकर चलें। काम करते रहना ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ज़ाहिर है एक एग्जांपल हमारे साथ आज साजिद भाई की भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपके वक्त का। थैंक यू सो मच।